चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि क्यों ये समानुपात में नहीं है। देखिए समानुपात में तभी होंगे जब इनका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल के। ठीक है, तो हम लोग गुणा करके देखेंगे। 30 गुणे 300 ये बाह्य पद हो गया 9000 और 120 गुणे 90 ये मध्य पद हो गया 10,800। अब ऑप्शन मिलाएंगे, यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, बिल्कुल गलत मध्य पद दिया हुआ है। 120 और 90 ये दोनों मध्य पद है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला लिखा है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। हम लोग सॉल्व करके देखे हैं। बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है जबकि 120 गुणे 90 मध्य पदों का गुणनफल 10,800, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ये हमारा चित्र है, इसका केंद्र ओ है। ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर 80 अंश। कोण ए ओ बी ये जो है ना ये 80 अंश है। हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 में से 80 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कोण ए ओ बी का बाह्य कोण या परिवर्ती कोण। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 280। जब 360 में से ये वाला एंगल घटाएंगे तो ये वाले एंगल का मान आएगा। ठीक है, 280 और उसका आधा ये वाला एंगल होगा कोण ए डी बी वाला। ठीक है, तो 280 का आधा हो जाएगा 140। ए डी बी बराबर 140। अब पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न में सत्य है। देखिए ये हमारा सर्कल है, इसमें ओ है एक सेंटर और ऑप्शन दिया है कि रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू वृत्त का व्यास है, बिल्कुल गलत। ये व्यास बिल्कुल नहीं है, ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है लेकिन व्यास नहीं हो सकती है। व्यास वो होगी, वो लाइन होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। छेदिका मतलब कि जो आर पार रेखा होती है उसी को हम लोग छेदिका बोलते हैं। तो रेखा सी डी ये वाली रेखा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला है हमारा 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, सरल मतलब साधारण ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज होगा। ठीक है, देखिए 5% हमारा रेट है और 2 साल के लिए, मतलब टोटल अमाउंट का 10% हम लोग निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज होगा। तो देखिए 2000 है 100% के बराबर, तो 10% 200 होगा और 200 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप है। ठीक है, इसको लॉग में लिखना है, लॉग लगा के लिखना है। हम लोग लिखेंगे, लॉग में लिखने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना ये बेस बन जाता है, जो 5 की पावर 6 लिखा है इसमें 5 जो है ये बेस बन जाएगा। जैसे कि देखिए लॉग का ये बेस बन गया 5 और ये जो है पावर जो है ये इधर वाली संख्या से एक्सचेंज हो जाता है। जैसे ये 6 इधर चला जाएगा और उसके बदले में 15,625 इस साइड आ जाएगा, तो कुल इस तरह का बनेगा। लॉग बेस 5 15,625 बराबर होगा 6 के। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है ना। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि यदि पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू, यदि सम है तो हमारा फॉर्मूला होता था n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा में 2। यह फॉर्मूला है यदि पदों की संख्या सम है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 टर्म है, यानी कि पदों की संख्या सम है। n बराबर क्या है, सम है, तो माध्यिका के लिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टोटल पद है 8, तो 8/2 यानी कि 4वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद यानी कि 4 और प्लस 1 5वां पद, 4वां पद प्लस 5वां पद और टोटल का बटे में 2। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में। ठीक है, जब भी माध्यिका निकालेंगे आरोही क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं और हम लोग यहाँ से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 138 और 5वां पद 140। तो 138 प्लस 140 बटा में 2 यानी कि 278 बटा में 2, 139 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर -9 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे सभी बेस समान है, यानी सब 3 3 3 3 है, तो हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है,
उसके बाद से सभी जो इसका घात है ना उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 4 और 5 9, और 9 से 9 जब जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, हो जाएगा 0, और ये 2 बच जाएगा, यानी 3 के पावर 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 4/x² माइनस y² का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, सिंपल सा लिख लेंगे 4/x² माइनस y²/9। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग है, और x² ये तो पहले से वर्ग के रूप में है, तो हम लोग 2/x इन दोनों का एक ही साथ होल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे ही y²/9 भी 3 का वर्ग है, तो इसीलिए y/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बन रहा है a² माइनस b²। इसका फॉर्मेट बन गया है, ये हमारा a के इक्वल है और यहाँ पे b का इक्वल है। तो a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, यानी कि 2/x प्लस y/3 और दूसरे में 2/x माइनस y/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a बराबर 6 8 11, b बराबर 5 11 13, तो a इंटरसेक्शन b। तो देखिए ये वाला जो चिन्ह है इंटरसेक्शन का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो आपको लिखना है जो इन दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों में जो मौजूद हो। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 6 8 11 और इसमें 5 11 13, दोनों में 11 है, तो हम लोग लिखेंगे a इंटरसेक्शन b 11। ठीक है, क्योंकि बस 11 ही कॉमन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x² प्लस 8x प्लस 17 को x+3 से मल्टीप्लाई करिए। इसमें x+3 लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे x² प्लस 8x प्लस 70। ठीक है, यहाँ पे x है, इसको x² ला करके कटाना है। ठीक है, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे x से, x² हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, तो x इंटू एक्स x² और ये x इसमें भी तो गुणा होगा ना, तो 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को घटाना है, घटाने के लिए प्लस जहाँ पे है माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए ये प्लस वाले से ये माइनस वाला कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस 3x है और यहाँ पे प्लस 8x है, तो यहाँ पे जब लोग हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x हो जाएगा, ऊपर से 17 उतरेगा, उतरेगा मतलब आ जाएगा नीचे। फिर हम लोग करेंगे +5, क्योंकि +5 से मल्टीप्लाई करेंगे x में ना, तो +5x हमारा आ जाएगा, जो इसके इक्वल होगा तभी तो कटेगा, तो +5x हो जाएगा, और +5 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 हो जाएगा। फिर हम लोग घटाने के लिए चिन्ह को बदलेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -5x + 5x ये दोनों आपस में कट जाएंगे घटाने पे, और यहाँ पे जो है ना 17 और इसमें से जाएगा 15, तो ये 2 हमारा शेषफल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है इसमें, ये हमारा सारणी बना बनाया रहेगा, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। ये जो येलो कलर से जितना हुआ लिखा हुआ डाटा है ना, ये सब कुछ लिख करके आएगा। हम लोग को बस fx ये वाला कॉलम बनाना है, ये वाला कॉलम मैं बता दे रहा हूँ। इसमें भार वाला जो कॉलम है और शिक्षार्थियों की संख्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलता जाएगा। ठीक है, तो 40 × 4 करेंगे 160, 42 × 12 504, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसको ऐड कर देंगे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, और यहाँ पे जो टोटल इनका जो भार है किलोग्राम में वो कर देंगे। समांतर माध्य एक किसे कहते हैं, जो एवरेज होता है उसी को समांतर माध्य कहते हैं। तो कुल शिक्षार्थियों का कुल वजन कितना है 2148, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 50, 2148/50 सॉल्व करेंगे इसको तो 42.96 आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा समांतर माध्य होगा। क्वेश्चन पूछा है कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा किए, 2 साल बाद उसे कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग जो भी वैल्यू क्वेश्चन से मिला है हम पुट कर देंगे, 5832 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई इतना मीटर है, 3.5 मीटर। ठीक है, ऊंचाई इतना है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, आप परिमाप जितनी ऊंचाई तक जाएगा वही तो उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। परिमाप निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 4 + 3.5 7.5, और 7.5 को 2 से गुणा करेंगे 15, और 15 में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये तीनों हमारी हाइट है। तो 15 यहाँ 45, और यहाँ पे हमारा एरिया है, इसलिए मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है सारी की सारी मीटर में दी हुई है, तो यूनिट भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये हमारा चित्र है, इसमें O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ABC बराबर 40 अंश, कोण ABC देखिए ये वाला जो एंगल है ये हमारा 40 अंश है, और कह रहे कि CAB बराबर 80 अंश, CAB जो ये वाला टोटल एंगल है वो 80 अंश के बराबर है।
तो पूछा है कि कोण ए डी बी का मान ज्ञात करिए। ए डी बी ये वाला एंगल आपको पूछा है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये 40 अंश है, ठीक है, और ये 80 अंश है, ठीक है। और ये वाला ट्रेंगल जो है ट्रेंगल सी ए बी है ना, ये वाला ट्रेंगल में जब हम लोग तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो 80 और 40 120 हो गया, यानी कि ये जो सी वाला एंगल है ना ये 60 के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जैसे कि जो एंगल सी होगा वही वाला एंगल डी भी होगा। तो हम लोग को सी का जो वैल्यू आया है 60 डिग्री, इसीलिए एंगल डी का वैल्यू भी होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये बताया गया, ठीक है, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए शेयर का अंकित मूल्य है 10 रुपये, ठीक है, और उसने 300 शेयर खरीदा था, ठीक है। 300 शेयर खरीदेगा 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल उसको लगेंगे 3000 रुपये। अब क्या हुआ है, 40 रुपये जब शेयर का भाव हो गया है, मतलब बढ़ गया है, जो मार्केट प्राइस है 40 रुपये हो गया है, तो उसने क्या किया है, अपने शेयर को बेचने का डिसीजन लिया है। तो 40 रुपये के हिसाब से वो जब 300 शेयर बेचेगा ना, तो टोटल उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। और शुरुआत में ख़रीदने के लिए लगाया था 10 × 300 यानी 3000 रुपये, और बेच रहा है 12,000 में। तो 12,000 में से 3000 रुपया निकाल देंगे तो 9,000 रुपये का उसको एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा 9,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² + 10x - 8, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, ये जो 8 है ना और ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 8 का 24, और 24 को इनके दो गुणजों में ऐसे तोड़ना है कि इनको घटा करके। अब आप लोग पूछेंगे घटा करके क्यों? देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा करके हम लोग ये बीच वाला लाएंगे, बीच वाला 10 को घटा करके लाएंगे, और अगर प्लस होगा तो हम लोग जोड़ कर लाएंगे। तो 24 हम लोग जानते हैं कि 6 × 4 24 हो जाएगा, लेकिन 6 + 4 करेंगे तो 10 होगा। लेकिन नहीं, हम लोग को प्लस करके नहीं लाना है, माइनस करके लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि 12 दूनी 24 और 12 - 2 यानी कि घटा करके ही आ जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 3x² + 12 - 2 × x - 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3x² + 12x - 2x - 8। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 3x को, x + 4 हो जाएगा, फिर -2 को कॉमन लेंगे, x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे लाइन में x + 4 को कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा इन ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर बन के आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक ठोस घनाकार मतलब क्यूब धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर² है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, 6a² लिखेंगे और इस इक्वल टू दिया है 216, 6 से कट जाएगा 36 बार में, a² बराबर 36, a बराबर हो जाएगा 6। और ये जो है ना, ये जो आया है यही घन का एक साइड होगा, और एक साइड जब हमको पता चल गया तो उससे हम लोग इसका आयतन पता कर लेंगे, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि a का क्यूब, और a की वैल्यू है 6 का क्यूब, 6 × 6 = 36, 6 × 216, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं।